हेलो एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू विद द हिंदू वीकली एडिटोरियल। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है सीड। देखिए, सीड का मतलब होता है टू गिव लैंड और कंट्रोल ऑफ समथिंग टू अनदर कंट्री और पर्सन, उसे ही सीड कहा जाता है। यानी कि किसी अन्य व्यक्ति या देश को अगर आप किसी भूमि का या किसी चीज का नियंत्रण अगर आप सौंप देते हैं ना, तो उसे सीड कहते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? सरेंडर। एंटोनिम क्या हो जाएगा? होल्ड। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Hong Kong was ceded to Britain after the Opium War. The next one is stark choice. देखिए, stark choice या statements ना बहुत ज्यादा harsh या unpleasant होते हैं, मतलब कि आपको अच्छा नहीं लगेगा, उसे stark choice कहा जाता है। आप इसे अपनी sentence में यूज कर सकते हैं। She faced the stark choice of backing the new scheme or losing her job. ओवरवेलमिंग। देखिए, ओवरवेलमिंग का मतलब होता है एक्सट्रीमली ग्रेट और स्ट्रॉन्ग, उसे ही ओवरवेलमिंग कहा जाता है। यानी कि अत्यधिक महान या शक्तिशाली या तो तीव्र। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ओवरपावरिंग। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। शी फेल्ट एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू रिटर्न होम। द नेक्स्ट वन इज लैटर। देखिए, लैटर का मतलब होता है व्हेन टू पीपल, things or groups have been just mentioned, you can refer to the second of them as the latter। यानी कि अगर दो जन के बारे में, दो चीजों के बारे में, या दो ग्रुप के बारे में, या दो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर बात हो रही है ना, जो सेकंड पर्सन होता है ना, उसी को लैटर कहा जाता है। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। He tracked down his cousin and uncle. The latter was sick. The next one is कोalition। देखिए, कोaliशन का मतलब होता है गठबंधन की सरकार। यानी कि दो या अधिक राजनीतिक दलों के सहयोग से बनी सरकार, उसे कोalition कहा जाता है। यानी कि अ गवर्नमेंट फॉर्म बाय टू और मोर पॉलिटिकल पार्टीज वर्किंग टुगेदर। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अलायंस। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। बाय फॉर्मिंग अ कोalition द रिबेल्स एंड द ऑपोजिशन पार्टीज डिफीटेड द गवर्नमेंट। द नेक्स्ट वन इज स्टेक। देखिए, स्टेक का मतलब होता है जब किसी कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप जो पैसा लगाते हैं ना, तो उस पर्टिकुलर चीज में आपका शेयर हो जाता है, तो उसी शेयर को, उसी भागीदारी को हम लोग है ना स्टेक कहते हैं। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। इफ आई इन्वेस्ट इन योर बिजनेस, आई एक्सपेक्ट अ स्टेक इन इट इन रिटर्न। द नेक्स्ट वन इज कंस्क्रिप्शन। देखिए, कंस्क्रिप्शन का मतलब होता है, देखिए किसी किसी कंट्रीज में ना लाइक मैंडेटरी होता है, यानी कि ना कंपलसरी होता है आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना, यानी कि ना सेना में भर्ती होना वहां पे ना कंपलसरी होता है। तो उसे ही कंस्क्रिप्शन कहा जाता है। सो कंस्क्रिप्शन इज ऑफिशियली मेकिंग पीपल इन अ पर्टिकुलर कंट्री ज्वाइन दी आर्म्ड फोर्सेस। अनिवार्य सैन्य भर्ती। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। all adult males will be liable for conscription. The next one is coup. देखिए, यहाँ पे पी ना साइलेंट होता है, इट इज नॉट कूप, इट इज ओनली कू। तो कू का मतलब होता है शासन व्यवस्था में एकाएक गैर कानूनी और प्राय हिंसक रीति से परिवर्तन, उसे ही कू कहा जाता है। यानी कि अ सडन इलीगल एंड ऑफन वायलेंट चेंज ऑफ गवर्नमेंट। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ओवरथ्रो। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। He seized power in a military coup in 1981. The next one is fledgling. देखिए, fledgling का मतलब होता है कोई पर्सन अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं पर भी अगर वो नया है या बगैर एक्सपीरियंस के है ना, तो उसे ही फ्लेजलिंग कहा जाता है। यानी कि अनुभवहीन व्यक्ति, संगठन या प्रणाली। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? नियोफाइट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्सपर्ट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। At hockey, he's still a fledgling and needs to work on his basic skating skills. The next one is amend. Amend का मतलब होता है बेहतर बनाने के लिए जरा सा सुधारना, उसे ही amend कहते हैं। यानी कि to change something slightly in order to make it better। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? improve। एंटोनिम क्या हो जाएगा? worsen। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The terms of the contract were amended in later years. Next one, रैटिफाई। रैटिफाई का मतलब होता है जब आप ऑफिशियली किसी अग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उस पर वोट करके या उस पर साइन करके, उसे ही रैटिफाई कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अप्रूव। एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिजेक्ट। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The decision will have to be ratified by the executive board. The next one is brink। देखिए, brink का मतलब होता है किसी भी चीज के अगर आप है ना एज पे है ना, तो उसे ही ब्रिंक कहा जाता है। यानी कि द एज ऑफ अ क्लिफ और अदर हाई एरिया, और द पॉइंट एट विच समथिंग गुड और बैड विल हैपन, उसे हम ब्रिंक कहते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? वर्ज। एंटोनिम क्या हो जाएगा? मिडिल। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द कंपनी वॉज ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स। द नेक्स्ट वन, रैटिफाई। देखिए, रैटिफाई का मतलब होता है
जब आप किसी अग्रीमेंट को ना ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लेते हैं उसके ऊपर वोट करके या उसे साइन करके ना, तो उसे ही राटिफाई कहा जाता है। तो उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा अप्रूव, एंटोनिम क्या हो जाएगा रिजेक्ट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द डिसीजन विल हैव टू बी ratified बाय द एग्जीक्यूटिव बोर्ड। द नेक्स्ट वन इज ब्रिंक। देखिए ब्रिंक का मतलब होता है किसी भी चीज का ना एज, उसे ना ब्रिंक कहा जाता है। यानी कि द एज ऑफ अ क्लिफ और अदर हाई एरिया और द पॉइंट एट विच समथिंग गुड और बैड विल हैपन, उसे हम ब्रिंक कहते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा वर्ज, एंटोनिम क्या हो जाएगा मिडिल। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द कंपनी वॉज ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स। द नेक्स्ट वन इज डिफाई। देखिए डिफाई के ना दो मतलब होते हैं। एक डिफाई का मतलब होता है जब आप किसी का ना काम मानने से ना सीधे मना कर देते हैं ना, तो उसे डिफाई कहा जाता है। यानी कि टू रिफ्यूज टू ओबे समबडी और समथिंग। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। इट इज रेयर टू सी चिल्ड्रन ओपनली डिफाइंग देयर टीचर्स। और देखिए एक डिफाई का मतलब होता है जब आप किसी को ना ओपनली चैलेंज करते हैं, उसे भी डिफाई ही कहा जाता है। यानी कि टू आस्क समबडी टू डू समथिंग दैट यू बिलीव टू बी इम्पॉसिबल। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। I defy you to prove your accusation. The next one is mandate. देखिए mandate का मतलब होता है the power that is officially given to a group of people to do something, especially after they have won an election. उसे mandate कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा authorization। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The committee has been given a mandate to reform the process for admitting applicants to the university. The next one is wary। देखिए wary का मतलब होता है सावधान, किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति अनिश्चय या भय के कारण के लिए सतर्क होना, उसे वेरी कहा जाता है। सो केयरफुल बिकॉज यू आर अनसर्टेन और अफ्रेड ऑफ समबडी और समथिंग। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा केयरफुल, एंटोनिम क्या हो जाएगा केयरलेस। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। टूरिस्ट शुड बी वेरी एज पिक पॉकेट्स आर नोन टू ऑपरेट इन दिस एरिया। नेक्स्ट वन इज डिफेमेशन। डिफेमेशन का मतलब होता है मानहानि करना किसी की, उसे डिफेमेशन कहा जाता है। यानी कि डिफेमेशन इज अ डैमेजिंग ऑफ समवंस गुड रेपुटेशन बाय सेइंग समथिंग बैड एंड अनट्रू अबाउट देम। मतलब कि आप किसी के रेपुटेशन का या किसी की रिस्पेक्ट को आप ना डैमेज कर रहे हैं कुछ गंदा बोलकर या कुछ गलत बोलकर, उसे ही डिफेमेशन कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा स्लैंडर। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। She sued the magazine for defamation of her character. The next one ब्लॉक। देखिए ब्लॉक का मतलब होता है ग्रुप ऑफ कंट्रीज दैट वर्क क्लोजली टुगेदर बिकॉज दे हैव द सेम पॉलिटिकल इंटरेस्ट, उसे ही ब्लॉक कहा जाता है। यानी कि समान राजनीतिक हित वाले देशों का गुट। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा फैक्शन। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द यूरोपियन यूनियन इज अ पावरफुल ट्रेडिंग ब्लॉक। द नेक्स्ट वन इज कोलाइड। कोलाइड का मतलब होता है भिड़ना, यानी कि टू क्रैश और टू हिट समबडी और समथिंग वेरी हार्ड व्हाइल मूविंग, उसे कोलाइड कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा स्मैश, एंटोनिम क्या हो जाएगा मिस। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Fortunately, I wasn't hurt when my bike collided with that fence. The next one is decade. देखिए decade का मतलब होता है a period of 10 years, यानी कि ना 10 वर्ष की अवधि, उसे decade कहा जाता है। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। India attained independence in 1947 after decades of struggle. फोरटोल्ड। फोरटोल्ड का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। देखिए फोरटोल्ड ना फोरटेल का पास्ट टेंस है। यानी कि टू से व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, दैट इज कॉल्ड एज फोरटोल्ड। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा प्रेडिक्ट। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। शी फोरटोल्ड दैट द मैन वुड डाई सून। द नेक्स्ट वन इज अवर्ट। अवर्ट का मतलब होता है अप्रिय घटना को घटने से रोक लेना, उसे ही अवर्ट कहा जाता है। यानी कि टू प्रिवेंट समथिंग अनप्लेजेंट। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा प्रिवेंट, एंटोनिम क्या हो जाएगा फैसिलिटेट। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। हर केयरफुल प्लानिंग अवर्टेड डिजास्टर। इंटेंडेड। देखिए इंटेंडेड का मतलब होता है कोई भी चीज जो सोच समझ कर की जाए या तो प्लानिंग करके की जाए या तो जानबूझ कर की जाए ना, तो उसे ही इंटेंडेड कहा जाता है। यानी कि समथिंग इंटेंडेड इज डन ऑन पर्पस, यानी कि कुछ करने की योजना बनाना या इरादा करना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा डेलिबरेट, एंटोनिम क्या हो जाएगा अनइंटेंशनल। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। You may feign innocence, but I know that the last remark was an intended dig. The next one is rectify. Rectify का मतलब होता है किसी गलत चीज को ना सही करना, उसे ही rectify कहा जाता है। यानी कि to correct something that is wrong. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा amend, एंटोनिम क्या हो जाएगा damage। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Let me get the store manager and he will rectify the invoice for your order. The next one is
वेंचर, देखिए वेंचर का मतलब होता है अ वेंचर इज अ रिस्की अंडरटेकिंग, उसे ही वेंचर कहा जाता है, यानी कि नई और कुछ जोखिम भरी परियोजना, क्योंकि उसमें सफलता निश्चित नहीं होती है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्पेकुलेशन। एंटोनिम क्या हो जाएगा? श्योर थिंग। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। देयर लेटेस्ट बिजनेस वेंचर फेल्ड बिग टाइम। द नेक्स्ट वन इज कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज का मतलब होता है, देखिए, घुल मिल जाना। ये जो कैमोफ्लेज है ना, जनरली ये ना एनिमल्स में, कुछ कुछ एनिमल्स में ना क्वालिटी होती है, आपने देखा होगा बहुत बार। देखिए गिरगिट ना जिस चीज पे बैठता है उसका रंग ना उसी चीज के रंग जैसा हो जाता है कि नहीं? तो जनरली एनवायरनमेंट से घुल मिल जाने के लिए वो ये काम है ना करता है ना। और कोई पर्सन अगर ना कैमोफ्लेज कर रहा है ना अपने इमोशन को या अपने सिचुएशन को, तो वहां पे ना कुछ ना छुपाना चाह रहा है, या तो वो चीज को वैसे दिखा नहीं रहा है वो जैसा है, उसे ही हम लोग है ना कैमोफ्लेज कहते हैं। यानी कि टू कैमोफ्लेज इज टू डिस्गाइज, छलावरण। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? कंसील। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अनमास्क। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। They were dressed in camouflage and carried automatic rifles. The next one, glitzy. देखिए glitzy का मतलब होता है something that is glitzy is exciting and attractive in a showy way. तो इसका synonym क्या हो जाएगा? Flashy. Antonym क्या हो जाएगा? Appropriate. आप इसे अपने sentence में use कर सकते हैं. He celebrated his birthday at a glitzy party in Beverly Hills. The next one is facade. देखिए facade का मतलब होता है बिल्डिंग का जो ना फ्रंट पार्ट होता है ना, जो कि जनरली रोड को फेस करता हो, जो बहुत अट्रैक्टिव दिखता है, लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं ना, तो उसे ही फसाद कहा जाता है। और ऐसे अगर आप फसाद वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो उसका मतलब होता है बाहरी दिखावा। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। समझिए कि अगर आप बहुत ज्यादा गुस्सा है, मगर फिर भी आप लोगों को दिखा रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा खुश हैं, सो यू आर पुटिंग अप अ फसाद, उसे ही फसाद कहा जाता है। यानी कि अ शोई मिसप्रेजेंटेशन इंटेंडेड टू कंसील समथिंग अनप्लेजेंट। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिस्गाइज। एंटोनिम क्या हो जाएगा? कैंडिडनेस। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। हिज इंटरेस्ट इन एक्टिंग इज जस्ट अ फसाद, ही जॉइंड द ड्रामा क्लब टू मीट गर्ल्स। द नेक्स्ट वन इज एमिनिटीज। एमिनिटीज का मतलब ही होता है फैसिलिटी, यानी कि सुविधाएं, उसे ही एमिनिटीज कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? कंफर्ट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? नेसेसिटी। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। We don't need an expensive hotel with all the amenities, just a place to sleep. The next one is probe. Probe का मतलब होता है रहस्य या गुप्त बातें मालूम करने के लिए सवाल पूछना, इन्वेस्टिगेट करना, उसे ही प्रोब कहा जाता है। यानी कि टू आस्क क्वेश्चंस इन ऑर्डर टू फाइंड आउट सीक्रेट और हिडन इंफॉर्मेशन। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। दे विल प्रोब डीपली इनटू द मैटर। द नेक्स्ट वन इज पैरामाउंट। पैरामाउंट का मतलब होता है जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, उसे ही पैरामाउंट कहा जाता है, यानी कि ना सर्वाधिक महत्वपूर्ण। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अनइम्पॉर्टेंट। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Everybody agrees that education is the paramount issue. The next one is rationalize. Rationalize का मतलब होता है to try to find reasons to explain your behavior or decisions, यानी किस चीज को जस्टिफाई करना, आप कैसे बिहेव कर रहे हैं या आपने कैसे ना डिसीजन लिया है, तो उसके लिए अगर आप कोई रीजन देते हैं तो उसे rationalize कहा जाता है, यानी कि ना युक्ति संगत। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। She rationalized the cost by saying that an expensive carpet would last longer than a cheaper one. The next one is sabotage. Sabotage का मतलब होता है a deliberate act of destruction or disruption in which equipment is damaged, यानी कि ना जानबूझकर किसी इक्विपमेंट को नुकसान पहुंचाना, उसे ही sabotage कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिस्ट्रक्शन। एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्रिजर्वेशन। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Angry workers were responsible for the sabotage of the machines. Next one is strive. Strive का मतलब होता है बहुत ज्यादा मेहनत करना कुछ पाने के लिए, उसे ही strive कहा जाता है, यानी कि to try very hard to do or get something. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्ट्रगल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? चिल। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Not only must we strive for peace in time of war, we must strive mightily to maintain that peace. The next one, प्रॉम। देखिए प्रॉम का मतलब होता है कोई भी चीज जो ना फटाक से की जाती है ना बगैर देरी लगाए, उसे ही प्रॉम कहा जाता है, यानी कि ना इमीडिएट और डन विदाउट डिले। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इमीडिएट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? बिलेटेड। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं।
Prompt treatment of snake bites is always advisable. The next one is ambitious. Ambitious का मतलब होता है कोई भी पर्सन अगर बहुत ज्यादा ना महत्वाकांक्षी हो ना तो उसे एम्बिशियस कहा जाता है, यानी कि हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू बी सक्सेसफुल और टू हैव पावर, दैट इज कॉल्ड एज एम्बिशियस। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एस्पायरिंग। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अनएम्बिशियस। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। ही इज अ हाईली एम्बिशियस पॉलिटिशियन। द नेक्स्ट वन इज प्रोब। देखिए प्रोब का मतलब होता है टू आस्क क्वेश्चंस इन ऑर्डर टू फाइंड आउट सीक्रेट और हिडन इंफॉर्मेशन, उसे ही प्रोब कहा जाता है। यानी कि ना कोई सीक्रेट या कोई हिडन इंफॉर्मेशन अगर आपको इससे निकालना तो उसके लिए आप जो सवाल पूछते हैं ना उसे हम प्रोब कहते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इन्वेस्टिगेट। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। दे विल प्रोब डीपली इनटू द मैटर। द नेक्स्ट वन इज एथनिक। देखिए एथनिक का मतलब होता है एन एथनिक ग्रुप encompasses a group of people with a unique culture, उसे ही एथनिक कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? रेशियल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? नॉन रेशियल। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। दे आर द सेकेंड लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप इन केनिया। वन इज डेरिलिक्शन। डेरिलिक्शन का मतलब होता है कि जानबूझकर जब अपने कर्तव्यों का या ड्यूटीज का अगर आप पालन नहीं करते हैं या अगर आप उसमें ना लापरवाही दिखा रहे हैं ना तो उसे डेरिलिक्शन कहा जाता है। यानी कि द फैक्ट ऑफ डिलिबरेटली नॉट डूइंग व्हाट यू शुड बी डूइंग, स्पेशली व्हेन इट इज अ पार्ट ऑफ योर जॉब और रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? नेग्लिजेंस। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अवेयरनेस। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The police officers were found guilty of serious dereliction of duty. The next one is nudge. देखिए nudge का मतलब होता है, देखिए बहुत बार ना हम अपने कोनी से मारते हैं ना लोगों को ताकि हम उनको याद दिला सके कि कुछ करना है या कुछ बोलने के लिए, तो उसे ही nudge कहा जाता है। यानी कि to touch or push somebody or something with your elbow, किसी व्यक्ति या वस्तु को कोनी से स्पर्श करना या धक्का देना उसे ही nudge कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अर्ज। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिटर। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The car salesman nudged me into taking a test drive, even though I had said that I was just looking. The next one is रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन का मतलब होता है पुनः मेल मिलाप, उसे रिकंसिलिएशन कहा जाता है। यानी कि रिकंसिलिएशन इज द एक्ट ऑफ गेटिंग टू थिंग्स टू बी कंपैटिबल विद वन अनदर। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अकॉर्ड। एंटोनिम क्या हो जाएगा? वॉर। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The treaty was the first step in the eventual reconciliation of two countries that had been long at odds. The next one is affix. Affix का मतलब होता है चिपकाना, जोड़ना, उसे ही affix कहा जाता है। यानी कि टू स्टिक और जॉइन समथिंग टू समथिंग एल्स। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अटैच। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिटैच। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। शी affixed a stamp to the envelope. The next one is आसन। देखिए आसन का मतलब होता है जानबूझकर किसी की प्रॉपर्टी में यानी किसी के घर में या दुकान में है ना आग लगा देना, उसे ही आसन कहा जाता है। और जो ये काम करते हैं ना उन्हें ना आसनिस्ट कहा जाता है। यानी कि द क्राइम ऑफ सेटिंग फायर टू अ बिल्डिंग ऑन पर्पस। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ब्लेज। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The cause of the fire has not yet been determined, but investigators suspect arson. The next one is catalyst. Catalyst का मतलब होता है परिवर्तन लाने वाला व्यक्ति या वस्तु, उसे ही कैटलिस्ट कहा जाता है। यानी कि अ कैटलिस्ट इज एन इवेंट और पर्सन कॉजिंग अ चेंज। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्टिमुलस। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिसइंसेंटिव। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Her expulsion from the university proved to be a catalyst for needed change. The next one is पेट्रोलिंग। पेट्रोलिंग का मतलब होता है सुरक्षा की दृष्टि से किसी इलाके, भवन आदि का नियमित रूप से चक्कर लगाना, गश्त लगाना, उसे ही पेट्रोलिंग कहा जाता है। यानी कि टू गो अराउंड एन एरिया, अ बिल्डिंग एक्सेट्रा एट रेगुलर टाइम्स टू मेक श्योर दैट इट इज सेफ एंड दैट नथिंग इज रॉन्ग। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्रोटेक्टिंग। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द बॉर्डर इज पेट्रोल्ड बाय द आर्मी। द नेक्स्ट वन इज एफिलिएशन। एफिलिएशन का मतलब होता है संबंध, यानी कि एन एफिलिएशन इज एन ऑफिशियल कनेक्शन टू समथिंग। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एसोसिएशन। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिसोसिएशन। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The group has affiliations with several organizations abroad. The next one, रूमिनेशन। रूमिनेशन का मतलब होता है किसी चीज के बारे में ध्यान से सोचना और बहुत लंबे समय तक सोचना ना, उसे ही रूमिनेशन कहा जाता है। यानी कि द एक्ट ऑफ थिंकिंग केयरफुली एंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड अबाउट समथिंग। तो यानी कि चिंतन। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? कंटेम्पलेशन। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Hours of rumination over his bills left the man with a headache from worry. The next one is explicit. Explicit का मतलब होता है
कोई चीज समझने में अगर आसान हो ना तो वो एक्सप्लिसिट होता है, यानी कि क्लियर और मेकिंग समथिंग इजी टू अंडरस्टैंड। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इम्प्लिसिट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। I gave her very explicit directions how to get here. The next one is privilege. Privilege का मतलब होता है a special right or advantage that only one person or group has, यानी कि ना एक विशेष अधिकार या विशेष लाभ जो कि किसी एक पर्सन के पास ही होता है या किसी एक ग्रुप के पास ही होता है, उसे ही प्रिविलेज कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ग्रांट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? पार्डन। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। हेल्थ केयर शुड बी अ राइट नॉट अ privilege. The next one is resent. Resent का मतलब होता है to feel angry about something because you think it is unfair, यानी कि आपको ना गुस्सा आ रहा है या आपको किसी बात का बुरा लग रहा है क्योंकि आपको बात सही नहीं लग रही है, उसे ही रिसेंट कहा जाता है। यानी कि अनुचित प्रतीत होने के कारण किसी बात का बुरा मानना या उस पर नाराज होना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिसलाइक। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। She bitterly resented her father's new wife. The next one, affirmative. Affirmative का मतलब होता है something affirmative expresses agreement और approval, यानी कि ना स्वीकृति सूचक या सकारात्मक, उसे ही affirmative कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। एंटोनिम क्या हो जाएगा? नेगेटिव। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। We are expecting an affirmative answer. The next one is susceptible. इसका मतलब होता है easily influenced, damaged or affected by somebody or something, यानी कि कोई पर्सन अगर किसी पर्सन से या किसी चीज से अगर इजीली इन्फ्लुएंस हो जाए, अफेक्ट हो जाए, यानी कि बहुत ही सरलता से प्रभावित हो जाए, उसे ही ससेप्टेबल कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? वल्नरेबल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इनवल्नरेबल। सेंटेंस, some people are more susceptible to depression during the winter because of reduced exposure to sunlight. The next one is एनक्रोच। एनक्रोच का मतलब होता है अपनी सीमा को लांघना या किसी की जगह हड़प लेना, उसे एनक्रोच कहा जाता है। यानी कि टू यूज मोर ऑफ समथिंग देन यू शुड। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इन्वेड। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। ईच ईयर द सी कंटिन्यूज टू encroach upon the island's beaches. The next one is siege. Siege का मतलब होता है a situation in which an army surrounds a town for a long time or the police surrounds a building so that nobody can get in or out, उसे ही siege कहा जाता है। यानी कि सैनिकों द्वारा किसी शहर की या पुलिस द्वारा किसी इमारत की घेराबंदी ताकि लोग अंदर या बाहर नहीं जा सके या उस पर रोक लगाया जा सके, उसे ही siege कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ब्लॉकेड। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The siege lasted almost 4 months. The next one is नॉटी इश्यूज। देखिए नॉटी इश्यूज का मतलब होता है, इशू का मतलब ये होता है प्रॉब्लम, तो नॉटी इशू का मतलब होता है कोई ऐसा प्रॉब्लम जो कि कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत डिफिकल्ट है सॉल्व करने में, उसे ही नॉटी इश्यूज कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? पजलिंग। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द न्यू मैनेजमेंट टीम फेसेस सम नॉटी प्रॉब्लम्स। द नेक्स्ट वन इज वांटेड। वांटेड का मतलब होता है used about an action done in order to hurt somebody or damage something for no good reason, यानी कि आप किसी को या कोई पर्सन अगर किसी को ना तकलीफ पहुंचा रहा है या हानि पहुंचा रहा है, उसके पीछे ना कोई कारण नहीं, उसको बस अच्छा लग रहा है, उसे ना वैंटन कहा जाता है। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका? क्रूएल। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Vandals were guilty of the wanton destruction of the school property. The next one is isolate. Isolate का मतलब होता है isolated means far away from everyone or everything else, उसे ही isolate कहा जाता है, यानी कि ना अलग। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? secluded। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The hikers unexpectedly came upon an isolated mountain cabin. The next one is tamp down. देखिए tamp down ना एक phrasal verb है, इसका मतलब होता है to reduce the amount, level, साइज और इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज का ना अमाउंट, लेवल या साइज या किसी चीज की इंपॉर्टेंस कम कर देना, उसे ही टैम्प डाउन कहा जाता है। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द पार्टी रिटेन पावर बाय बूस्टिंग द इकोनॉमी एंड टैम्पिंग डाउन करप्शन। द नेक्स्ट वन इज डिस्पाइट। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, जिसे आप लोग इंस्पाइट ऑफ कहते हैं ना, उसे डिस्पाइट कहा जाता है। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। I still enjoyed the week despite the weather. The next one is frequent. Frequent का मतलब होता है happening often, यानी कि जो चीज बार बार हो
उसे ही फ्रीक्वेंट कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिपीटेड। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इर्रेगुलर। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Our local multiplex usually has frequent showings of blockbusters with starting times about every half hour. The next one is रेगुलेट। देखिए रेगुलेट का मतलब होता है किस चीज को कंट्रोल करना, स्पेशली कानून का इस्तेमाल करके या नियम का इस्तेमाल करके उसे रेगुलेट कहा जाता है, यानी कि टू कंट्रोल समथिंग बाय यूजिंग लॉज और रूल्स। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? कंट्रोल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? लिबरेट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। You would be well advised to regulate your enthusiasm for the venture and pause to consider the risk involved. The next one is ironically. देखिए ironically का मतलब होता है कि जैसा आपने सोचा था वैसा नहीं होके ठीक कुछ ना उल्टा हो जाए, उसे ना आयरॉनिकली कहा जाता है। एग्जाम्पल समझिए कि अगर आपकी मॉम ने आपको भेजा था किसी कैंप में ताकि आप है ना फुटबॉल सीख सके, अगर पहले दिन ना आपके पैर में लग जाती है और आपको ना प्लास्टर चढ़ जाता है, अब तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं ना, तो उसे आयरॉनिकली कहा जाता है। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। शी स्माइल्ड आयरॉनिकली। द नेक्स्ट वन इज अमिट। देखिए अमिट का मतलब होता है इन द मिडल ऑफ, या तो अमंग यानी कि ना के बीच में, या मध्य, उसे अमिट कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अमंग। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द हाउस स्टूड अमिड मेपल ट्रीज। नेक्स्ट वन इज एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है किसी चीज को समझने में अगर आसानी हो ना तो उसे ही एक्सप्लिसिट कहा जाता है, यानी कि क्लियर एंड मेकिंग समथिंग इजी टू अंडरस्टैंड। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इम्प्लिसिट। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। I gave her very explicit directions how to get here. The next one is intervention. Intervention का मतलब होता है interfere करना, यानी कि ना हस्तक्षेप करना, उसे ही intervention कहा जाता है। यानी कि intervention is the act of intervening in a situation. तो इसका synonym क्या हो जाएगा? interfere। आप इसे अपनी sentence में use कर सकते हैं। Military intervention will only aggravate the conflict even further. The next one is fatal. Fatal का मतलब होता है जो भी चीज जानलेवा हो, घातक हो, या तो जिससे अंत में ना मृत्यु हो जाए ना, उसे ही फेटल कहा जाता है, यानी कि कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिजास्ट्रस। एंटोनिम क्या हो जाएगा? फॉर्चुनेट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। I made the fatal mistake of sharing my secret with the office biggest blabbermouth. The next one is आउटरेज। आउटरेज का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत ज्यादा ना बुरी हो रही हो या गलत हो रही हो ना, उसको देख के आपको जो गुस्सा आता है ना, उसे ही आउटरेज कहा जाता है। यानी कि समथिंग दैट इज वेरी बैड और रॉन्ग एंड दैट कॉजेज यू टू फील ग्रेट एंगर। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एनरेज। एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्लीज। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। We were outraged to discover that we had been overcharged for our hotel room. The next one is lucrative. Lucrative का मतलब होता है जो भी चीज प्रॉफिटेबल हो उसे ही ल्यूक्रेटिव कहा जाता है, यानी कि अलाउइंग समबडी टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्रॉफिटेबल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अनप्रॉफिटेबल। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द न्यू मैनेजर्स मिशन was to turn the failing store into a lucrative operation. The next one, कार्टेल। देखिए कार्टेल का मतलब होता है व्हेन ग्रुप्स बैंड टुगेदर, यानी कि जब बहुत सारे ग्रुप्स अगर या तो सेलर्स अगर ना साथ में आ जाते हैं ना टू कंट्रोल दी सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट फॉर देयर बेस्ट इंटरेस्ट, दैट इज कॉल्ड एज अ कार्टेल। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ। समझिए कि अगर एक पर्सन नींबू पानी बेच रहा है, ठीक है, उसके और भी फ्रेंड्स, अगर उन लोग भी अगर नींबू पानी बेच रहे हैं, अगर वो सब अगर एक साथ आ जाते हैं तो वो लोग क्या कर सकते हैं? उन लोग नींबू पानी का प्राइस कंट्रोल कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, बराबर ना। तो उसे ही कार्टेल कहा जाता है, यानी कि ना उत्पादक संघ। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? सिंडिकेट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Prices go up when a cartel controls the supply of products. The next one is enumerate. Enumerate का मतलब होता है to name a list of things separately one by one, यानी कि ना एक एक कर वस्तुओं को नाम बताना, उसे ही enumerate कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिटेल। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। I proceeded to enumerate the reasons why I would be justified in filing a lawsuit for negligence. Next one. रीस्ट्रेन। रीस्ट्रेन का मतलब होता है टू कीप समबडी और समथिंग अंडर कंट्रोल, यानी किसी पर्सन को या किसी चीज को कंट्रोल में रखना, नियंत्रण में रखना, उसे ही रीस्ट्रेन कहा जाता है। टू प्रिवेंट समबडी और समथिंग फ्रॉम डूइंग समथिंग, यानी कि ना किसी को कोई काम करने से भी रोकना, उसे भी हम रीस्ट्रेन ही कहते हैं, यानी कि व्यक्ति या वस्तु को नियंत्रण में रखना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? रेगुलेट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? लिबरेट। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The victim's family members were unable to restrain their emotions upon hearing the verdict. The next one is stringent. Stringent का मतलब होता है
जो भी चीज स्ट्रिक्ट हो ना वो स्ट्रिंजेंट होती है, यानी कि stringent laws, rules और conditions are very severe और are strictly controlled, यानी कि कानून नियम आदि बहुत ज्यादा कठोर। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा strict, इंटोनिम क्या हो जाएगा flexible। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। He announced that there would be more stringent controls on the possession of weapons. The next one is grave। देखिए ग्रेव का मतलब होता है कोई सिचुएशन अगर बहुत ज्यादा ना सीरियस हो या गंभीर हो या चिंताजनक हो ना तो उसे ना ग्रेव कहा जाता है, यानी कि अ ग्रेव इवेंट और सिचुएशन इज वेरी सीरियस इंपॉर्टेंट एंड वरिंग। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा सीरियस। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। He said that the situation in his country is very grave. The next one is prosecute। prosecute का मतलब होता है to officially charge somebody with a crime and try to show that he or she is guilty in a court of law, यानी कि अदालत में किसी पर औपचारिक रूप से अपराध का अभियोग लगाना या दोषारोपण करना उसे ही प्रोसिक्यूट कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा ब्रिंग टू ट्रायल। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द बैंकर वॉज प्रोसिक्यूटेड फॉर फ्रॉड। द नेक्स्ट डिवाइस। देखिए डिवाइस का मतलब होता है टू इन्वेंट अ प्लान सिस्टम ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा यूजुअली यूजिंग योर इंटेलिजेंस और इमेजिनेशन, उसे ही डिवाइस कहा जाता है, यानी कुछ करने का नया तरीका निकालना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा इन्वेंट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द अम्ब्रेला वाज इंजीनियसली डिवाइस टू फोल्ड अप इनटू योर पॉकेट। नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लिसिट। देखिए कॉम्प्लिसिट का मतलब होता है when you are complicit you are guilty of being involved in some underhanded or illegal activity, यानी कि अगर कोई पर्सन कोई ना क्राइम कर रहा है या कोई गलत काम कर रहा है तो उसमें अगर कोई इसका साथ देता है ना तो उसे ही कॉम्प्लिसिट कहा जाता है। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। He denied complicity in the murder. The next one is poised। poised का मतलब होता है कुछ करने को तैयार, उसे ही poised कहा जाता है, यानी कि ready to do a particular thing at any moment। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The military forces are poised for attack। The next one एम्फोसिस। देखिए एम्फोसिस का मतलब होता है किसी चीज पर विशेष ध्यान देना या महत्व देना या ज्यादा जोर देना, उसे एम्फोसिस कहा जाता है, यानी कि गिविंग स्पेशल इंपॉर्टेंस और अटेंशन टू समथिंग। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा हाईलाइट। इंटोनिम क्या हो जाएगा अंडरस्टेट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। I think we should put as much emphasis on preventing disease as we do on curing it. The next one is intimate। intimate का मतलब होता है कोई भी चीज अगर बहुत ज्यादा प्राइवेट है या पर्सनल है, यानी कि निजी है, उसे ही इंटीमेट कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा कॉन्फिडेंशियल। इंटोनिम क्या हो जाएगा पब्लिक। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। दे ट्रस्टेड ईच अदर इनफ टू शेयर इंटीमेट थॉट्स। ट्रांजिट। देखिए ट्रांजिट का मतलब होता है जब एक जगह से दूसरी जगह पे जब आप सामान लेकर जाते हैं या लेकर आते हैं ना तो उसे ट्रांजिट कहा जाता है, यानी कि द एक्ट ऑफ बीइंग मूव्ड और कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा ट्रैवल। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। once you transit that stretch of dense woods the hiking should be much easier। the next one is ebb। देखिए ebb का मतलब होता है आपने बहुत बार देखा होगा कि समुद्र में जब टाइड आता है तो टाइड जब नीचे जाता है ना तो उसे एब कहा जाता है। उसी तरीके से यदि किसी पर्सन की भावना की प्रबलता अगर ना कम हो जाए ना और धीरे धीरे अगर वो गायब ही हो जाए तो उसे ही एब कहा जाता है, यानी कि इफ समवंस लाइफ सपोर्ट और फीलिंग एब्स इट बिकम्स वीकर एंड ग्रेजुअली डिसअपियर्स। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा डिक्लाइन। एंटोनिम क्या हो जाएगा इम्प्रूव। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The fortunes of the town slowly ebbed as factory after textile factory closed। The next one is हॉकिश। देखिए हॉकिश है ना, हम लोग जनरली पॉलिटिशियंस या गवर्नमेंट के लिए यूज करते हैं। ये वो पॉलिटिशियन या गवर्नमेंट होते हैं जो जनरली ना फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ना बल का प्रयोग करते हैं कुछ अचीव करने के लिए, ना कि इन लोग शांति से बात करेंगे ना ही डिप्लोमेटिक तरीका यूज करेंगे, उन्हें ही हॉकिश कहा जाता है। यानी कि इट इज यूज टू डिस्क्राइब पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट हु आर इन फेवर ऑफ यूजिंग फोर्स टू अचीव समथिंग rather than using peaceful and diplomatic methods। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। He is one of the most hawkish members of the new cabinet। The next one is thaw। देखिए thaw का मतलब होता है आजकल देखिए हम लोग है ना कुछ फ्रीजर प्रोडक्ट्स के लेकर आते हैं, उसको बनाने से पहले हम लोग है ना पहले बाहर रखते हैं ताकि थोड़ा सा वो मेल्ट हो जाए ना, उसके बाद ही उसको ना पकाया जाता है जो भी रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स होते हैं, बराबर ना।
तो वो मेल्टिंग को ही ना थॉइंग कहा जाता है। सिमिलरली अगर किसी का रिलेशन अगर ना थॉ हो रहा है ना, मतलब कि पहले उन लोग है ना अनफ्रेंडली थे, अभी उन लोग है ना वापस से फ्रेंडली हो रहे हैं, उसे ही थॉ कहा जाता है। सो इफ समथिंग थॉज रिलेशन बिटवीन पीपल और इफ रिलेशंस थॉ they become friendly again after a long period of being unfriendly। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? लूजनिंग। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। At least this second meeting had helped to thaw the atmosphere। डेल्व, देखिए डेल्व का मतलब होता है किसी चीज की ना गहरी खोज करना, उसे ही डेल्व कहा जाता है। यानी कि टू सर्च इनसाइड समथिंग। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एक्सकवेट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? फिल इन। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Newspapers often delve pruriently into people's private lives। नेक्स्ट वन इज bonhomie। देखिए bonhomie का मतलब होता है कि कोई पर्सन अगर cheerful है, फ्रेंडली है, तो मतलब कि वो bonhomie है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? हार्मनी। एंटोनिम क्या हो जाएगा? होस्टिलिटी। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Those camping out in line for the store's grand opening soon developed a cheerful bonhomie। The next one is फिलिप। देखिए फिलिप का मतलब होता है किसी चीज को एनकरेज करना, बूस्ट करना, प्रमोट करना, एनर्जाइज करना, उसे ही फिलिप कहा जाता है। यानी कि अ फिलिप इज समथिंग दैट बूस्ट, प्रमोट और एनर्जाइजेस। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एनकरेज। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिस्करेज। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द न्यूज गेव द स्टॉक मार्केट अ बिग फिलिप। द नेक्स्ट वन इज फ्रूशन। देखिए फ्रूशन का मतलब होता है the time when a plan etc starts to be successful। यानी कि कोई प्लान या कोई चीज जो आपने सोच के रखी थी ना, अगर वो सक्सेसफुल होने लग जाए, या आपने जो सोचा था अगर वो वैसा ही परिणाम देने लग जाए ना, तो उसे ही फ्रूशन कहा जाता है। यानी कि वह समय जब किसी योजना के सुपरिणाम आने लगे, उसे कहते हैं फ्रूशन। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? सक्सेस। एंटोनिम क्या हो जाएगा? फेलियर। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। When she landed the lead in a Broadway play, a lifelong dream was brought to fruition। The next one is वायबल। देखिए वायबल का मतलब होता है दैट कैन बी डन और दैट विल बी सक्सेसफुल, उसे ही वायबल कहा जाता है। यानी कि जो किया जा सके या जो संभव हो। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? फीजिबल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। In order to make the company viable, it will unfortunately be necessary to reduce staffing levels। The next one is pursue। Pursue का मतलब होता है to try to achieve something or to continue to do something over a period of time। यानी कुछ पाने की कोशिश करना या किसी काम में लगे रहना बहुत समय तक, उसे ही pursue कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? सीक। एंटोनिम क्या हो जाएगा? लूज। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। She wants to pursue a legal career। The next one is फोरे। देखिए फोरे का मतलब होता है इफ यू मेक अ फोरे इनटू अ न्यू और अनफेमिलियर टाइप ऑफ एक्टिविटी, यू स्टार्ट टू बिकम इन्वॉल्व्ड इन इट, उसे ही फोरे कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इन्वेड। एंटोनिम क्या हो जाएगा? सेफगार्ड। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The fashion house has made a discreet foray into furnishings। The next one is intrusive। Intrusive का मतलब होता है something that is intrusive, disturbs your mood or your life in a way that you do not like। यानी कि कोई चीज अगर intrusive हो ना, तो आपका मूड खराब कर देगी, आपका लाइफ खराब कर देगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा वो चीज, उसे ही intrusive कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इंटरफियरेंस। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। She tried to be helpful without being intrusive। The next one is परसेप्शन। देखिए परसेप्शन का मतलब होता है द एबिलिटी टू नोटिस और अंडरस्टैंड समथिंग, उसे ही परसेप्शन कहा जाता है। यानी कि किसी चीज को आप किस तरीके से समझते हैं या किस तरीके से देखते हैं, उसे हम परसेप्शन कहते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इंसाइट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इडियोसी। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। माई परसेप्शन ऑफ द प्रॉब्लम इज क्वाइट डिफरेंट। यानी कि प्रॉब्लम को देखने का मेरा नजरिया काफी अलग है। द नेक्स्ट वन इज रेटोरिक। देखिए रेटोरिक का मतलब होता है a way of speaking or writing that is intended to impress or influence people but is not always sincere, उसे ही रेटोरिक कहा जाता है। जिसे आप लोग कहते हैं ना वाक पटुता, यानी कि प्रभावपूर्ण रीति से या लोगों को प्रभावित करने के लिए कुछ कहना या कुछ लिखना, कभी कभी सिर्फ दिखावे के लिए, उसे ही हम रिटोरिक कहते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एलोक्वेंस। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। ग्रेट लीडर्स हैव ऑफन बीन मास्टर्स ऑफ रिटोरिक which they have used for both good and ill। The next one is
स्टेड, देखिए स्टेड का मतलब होता है समवन स्टेड इज देयर पोजीशन और ऑक्यूपेशन, उसे स्टेड कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, प्लेस या तो ल्यू, आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। कैन यू गो इन माई स्टेड। द नेक्स्ट वन इज फैनिंग, फैनिंग का मतलब होता है किसी चीज को और भड़का देना, उसे ही फैनिंग कहा जाता है, यानी कि टू मेक अ फायर बर्न मोर स्ट्रांगली बाय ब्लोइंग ऑन इट, आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Labour finds the issue unnerving because it fears fanning nationalist flames. The next one is indictment. Indictment का मतलब होता है written paper that officially accuses somebody of a crime. उसे ही indictment कहा जाता है। तो इसका synonym क्या हो जाएगा, allegation. Antonym क्या हो जाएगा, acquittal. आप इसे अपने sentence में use कर सकते हैं। Two men were named in the indictment. The next one is polarization. देखिए इसका मतलब होता है जब एक जगह से ना दो अलग अलग ग्रुप बन जाता है और उन दोनों ग्रुप्स के अगर ना आइडियाज, व्यूज, थॉट, ओपिनियन कंप्लीटली अगर ना ऑपोजिट होना एक दूसरे से, तो उसे पोलराइजेशन कहा जाता है, यानी कि द एक्ट ऑफ डिवाइडिंग समथिंग, स्पेशली समथिंग दैट कंटेन्स डिफरेंट पीपल और ओपिनियन इनटू टू कंप्लीटली अपोजिंग ग्रुप्स, उसे ही पोलराइजेशन कहा जाता है। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The polarization of society into rich and poor can clearly be seen in urban areas. Alleged, देखिए alleged का मतलब होता है क्लेम और स्टेटमेंट दैट इज alleged hasn't been proven true, यानी कि कोई ऐसा क्लेम, कोई ऐसा स्टेटमेंट अगर वो alleged है तो मतलब कि अभी तक वो सच साबित नहीं किया गया है, उसे ही alleged कहा जाता है, यानी कि आरोपित। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, सपोज्ड। एंटोनिम क्या हो जाएगा, एक्चुअल। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। He is being hunted by police for his alleged involvement in several murders. The next one is unprecedented. देखिए इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो आज तक कभी हुई नहीं है या आज तक कभी ना एग्जिस्ट ही नहीं किया है, उसे ही अनप्रेजेंटेड कहा जाता है, यानी कि नेवर हैविंग हैपेंड और एग्जिस्टेड बिफोर। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, स्ट्रेंज। एंटोनिम क्या हो जाएगा, फेमिलियर। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द डैमेज कॉज्ड बाय द हरिकेन इज अनप्रेसिडेंटेड एंड हैज नेवर बीन एक्सपीरियंस्ड बिफोर इन दिस country. The next one is कॉन्स्पिरेसी, इसका मतलब होता है षड्यंत्र, उसे ही कॉन्स्पिरेसी कहा जाता है, यानी कि अ कॉन्स्पिरेसी इज अ सीक्रेट अग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पीपल टू कमिट एन अनलॉफुल और हार्मफुल एक्ट, उसे हम कॉन्स्पिरेसी कहते हैं, यानी कि अनुचित या गैर कानूनी काम की गुप्त योजना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, प्लॉट। एंटोनिम क्या हो जाएगा, ऑनेस्टी। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द थ्री मेन आर अक्यूज्ड ऑफ कॉन्स्पिरेसी। द नेक्स्ट वन इज ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है किसी चीज को अगर आप ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं ना, तो मतलब आप उसको ना ब्लॉक कर रहे हैं, यानी किसी के काम में अड़चन डालना या रुकावट पैदा करना, उसे ही ऑब्स्ट्रक्ट कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, हिंडर। एंटोनिम क्या हो जाएगा, फैसिलिटेट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। दिस वुड गो मच फास्टर इफ यू वुड स्टॉप ऑब्स्ट्रक्टिंग मी विथ योर कॉन्स्टेंट इंटरप्शंस। द नेक्स्ट वन इज डेलिबरेट। देखिए डेलिबरेट का मतलब होता है कोई भी चीज जो जानबूझकर की जाती है ना, उसे ही डेलिबरेट कहा जाता है, यानी कि डन ऑन पर्पस और प्लान्ड। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, कैलकुलेटेड। एंटोनिम क्या हो जाएगा, कैजुअल। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द अटैक ऑन हिम वाज क्वाइट डेलिबरेट। नेक्स्ट वन इज असाइल्ड। देखिए असाइल्ड का मतलब होता है किसी पर्सन को अगर आप अटैक करते हैं ना फिजिकली या अपने शब्दों से, उसे ही असाइल्ड कहा जाता है, यानी कि टू अटैक समबडी और समथिंग वायलेंटली इधर फिजिकली और विथ वर्ड्स, उसे हम कहते हैं असाइल्ड। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, असॉल्टेड। एंटोनिम क्या हो जाएगा, प्रोटेक्टेड। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। इफ यू डोंट टेक केयर ऑफ योर ओन हेल्थ, a dangerous virus could assail your immune system and make you seriously ill. The next one is एम्बैरेसिंग। देखिए एम्बैरेसिंग का मतलब होता है कोई भी चीज अगर एम्बैरेसिंग है ना, सो इट मेक्स यू फील शाय और अशेम्ड, उसे ही एम्बैरेसिंग कहा जाता है, यानी कि ना शर्मिंदा करने वाला। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, ह्यूमिलिएटिंग और अपसेटिंग। एंटोनिम क्या हो जाएगा, कंफर्टेबल और प्लीजिंग। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। That was an embarrassing situation for me. The next one is probing. Probing का मतलब होता है to ask questions in order to find out secret or hidden information, यानी कि किसी से सवाल करना ताकि आप उसे कोई सीक्रेट या हिडन इंफॉर्मेशन निकलवा सके, उसे ही प्रोबिंग कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिगेट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। दे विल प्रोब डीपली इनटू द मैटर। द नेक्स्ट वन एलाइज। देखिए एलाइज का मतलब होता है कोई ऐसा पर्सन जो आपकी ना मदद कर रहा है या सपोर्ट कर रहा है, स्पेशली तब
जब सब आपके खिलाफ है ना, उसे ही एलाइज कहा जाता है, यानी कि ना साथ देने वाला व्यक्ति। एलाइज का ना एक और मतलब भी होता है, जब एक देश दूसरे देश को ना अग्री करता है ऑफिशियली हेल्प करने को, सपोर्ट करने को, स्पेशली तब जब वो ना युद्ध की स्थिति में है, उसे भी एलाइज ही कहते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? सपोर्टर। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एनिमी। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। After finding out that Ray was cheating on them both, the two women decided to become allies in a plot to pay him back. The next one is topple. देखिए topple का मतलब होता है to cause a leader of a country etc. to lose his or her position of power or authority. उसे ही topple कहा जाता है, यानी कि किसी देश के नेता को सत्ता या अधिकार के पद से हटा देना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? टम्बल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? होल्ड। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The tree toppled and fell. The next one is हश मनी। देखिए हश मनी का मतलब होता है ब्राइब, यानी कि रिश्वत, उसे ही हश मनी कहा जाता है। यानी कि अ ब्राइब पेड टू समवन टू इंश्योर दैट समथिंग इज केप्ट सीक्रेट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। He got a large sum of hush money. The next one is counsel. देखिए counsel का मतलब होता है to give professional advice and help to somebody with a problem, यानी किसी समस्या के विषय में व्यवसायिक रूप से सलाह देना, उसे ही काउंसिल कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एडवाइस। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The police have provided experts to counsel local people affected by the tragedy. The next one, कंटेंडर। देखिए कंटेंडर का मतलब होता है कोई ऐसा पर्सन जो आपके साथ ही कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसे ही कंटेंडर कहा जाता है, यानी कि आपका प्रतिस्पर्धी। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? राइवल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? नॉन कॉम्पिटिटर। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। He is a top contender for Senate Majority Leader. The next one is partisan. देखिए partisan का मतलब होता है किसी पर्सन के लिए, किसी ग्रुप के लिए या किसी आइडिया के लिए जब आप बहुत ज्यादा सपोर्ट दिखाते हैं ना, बगैर कुछ सोचे समझे, उसे ही पार्टिसन कहा जाता है, यानी कि शोइंग टू मच सपोर्ट फॉर वन पर्सन, ग्रुप और आइडिया, स्पेशली विदाउट कंसिडरिंग इट केयरफुली। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? बायस्ड। एंटोनिम क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The audience was very partisan and refused to listen to her speech. The next one is राइवल। देखिए राइवल का मतलब होता है प्रतिद्वंदी, उसी को राइवल कहा जाता है, यानी कि अ पर्सन और थिंग दैट इज कंपीटिंग विथ यू। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ओपोनेंट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एली। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द कंपनीज प्रोड्यूस राइवल वर्जन्स ऑफ द टॉय। द नेक्स्ट वन इज प्रोसिक्यूटर। प्रोसिक्यूटर का मतलब होता है अ पब्लिक ऑफिशियल हु चार्जेस somebody with crime and tries to show that he और शी इज गिल्टी इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि अदालत में किसी पर अपराध के लिए अभियोग लगाने वाला सरकारी अधिकारी, उसे ही प्रोसिक्यूटर कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? लॉयर। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। A special prosecutor was called in to handle the murder trial of the governor's son. The next one, सीज। देखिए सीज का मतलब होता है किसी को कब्जे में कर लेना या हथिया लेना, उसे ही सीज कहते हैं, यानी कि टू टेक कंट्रोल और पोजेशन ऑफ समबडी और समथिंग। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ग्रैब। एंटोनिम क्या हो जाएगा? लेट गो। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The army has seized control of the city. The next one is incumbent. देखिए incumbent का मतलब होता है a person who is currently in an official position, उसे ही incumbent कहा जाता है, यानी कि ना पदधारी। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ऑफिस होल्डर। एंटोनिम क्या हो जाएगा? कैंडिडेट। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The incumbent president faces problems which began many years before he took office. The next one is अमिट। देखिए अमिट का मतलब होता है इन द मिडल ऑफ या तो अमंग, उसे अमिट कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अमंग। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द हाउस स्टूड अमिड मेपल ट्रीज। एंड द लास्ट वन इज केओस। केओस का मतलब होता है स्टेट ऑफ ग्रेट डिसऑर्डर और कंफ्यूजन, उसे ही केओस कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? हैवॉक। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑर्डरलीनेस। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The chaos in the cafeteria began when one student threw his lunch at another student. That's it for today. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।